अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट हम पढ़े थे और उसके दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट, इसके दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। जो पहला रिएक्शन था उसमें हमने डिसोसिएशन पढ़ी थी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, जैसे H2 की डिसोसिएशन H+H में, और आइसोटोपिक इफेक्ट देखने के लिए हमने H2 को रिप्लेस कर दिया था D2 से, जिसमें डिसोसिएशन होकर D+D बनता था। फिर हमने दूसरा रिएक्शन पढ़ा था जिसमें एक पॉलीएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल था, ठीक है। जैसे RH था, RH की डिसोसिएशन होके R+H बनता था, और आइसोटोप जब हमने H को D से रिप्लेस किया तो ये R+D में डिसोसिएशन होती थी। ये दो रिएक्शंस हमने पढ़े थे कि इनमें आइसोटोप को सब्स्टिट्यूट करने से क्या इफेक्ट होता है। मीन एक लाइटर आइसोटोप को रिप्लेस करें अगर हैवियर आइसोटोप से, तो हमने देखा था कि रिएक्शन हमारा स्लो हो जाता है, मीन डिसोसिएशन स्लो हो जाती है, क्योंकि जो हैवियर एटम है उसके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है। जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता है। जब टूटना मुश्किल होता है तो ये चीज़ कम बनेगी, मीन ये वाला रिएक्शन स्लो होगा और इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ ज़्यादा रहती है। अब हम देखेंगे तीसरी टाइप इसकी, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन थी। एब्स्ट्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे आइसोटोप का इफेक्ट। जैसे एक RH मॉलिक्यूल था, उसने रिएक्ट किया R' के साथ। अब इस R' ग्रुप ने एब्स्ट्रैक्ट करना है, निकालना है इस प्रोटॉन को इस RH मॉलिक्यूल से, और ये नया मॉलिक्यूल बनेगा R'H प्लस R यहाँ से रिमूव होगा। और इस पे अगर हमने आइसोटोप का इफेक्ट देखना हो तो इस प्रोटॉन को हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे RD प्लस R', और इसकी डिसोसिएशन होगी R'D प्लस R में। तो ये वाली तीसरी काइंड का रिएक्शन हमने देखना है कि इस पे आइसोटोप की सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। हम पहला पार्ट इसका ले लेते हैं जिसमें प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन है, फिर हम ड्यूटेरियम एब्स्ट्रैक्शन देख लेंगे कि एक मॉलिक्यूल था RH प्लस R' के साथ रिएक्ट किया और नया मॉलिक्यूल बना R'H प्लस R। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोबारा होगा Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स QR'H मल्टीप्लाइड बाय QR डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स QRH मल्टीप्लाइड बाय QR' और एक्सपोनेंशियल इसका जो भी डेल्टा E होगा माइनस डेल्टा E बाय RT। अब R'H भी एक मॉलिक्यूल है और R भी एक मॉलिक्यूल है, तो जब हम पार्टीशन फंक्शंस लिखेंगे तो इसका भी सारे पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे और इसके भी सारे पार्टीशन फंक्शन। इसमें भी रोटेशन भी होगी, वाइब्रेशन भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगी, और इसमें भी तीनों काइंड्स के मोशन होंगे। तो तीनों पार्टीशन फंक्शन इन्वॉल्व होंगे टोटल एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो Kc इज इक्वल टू जो R'H के लिए, पहले हम ये वाला लिख लेते हैं। R'H के लिए हमारे पास होगा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन 2 पाई m R'H मैस ऑफ R'H KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर, और इस सारे की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका रोटेशनल वाला, तो रोटेशनल क्या होता है 8 पाई स्क्वायर IR'H KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। फिर इसका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस H न्यू बाय KT। ये एक टर्म आ गई हमारे पास R'H के पार्टीशन फंक्शंस के लिए। दूसरी आएगी हमारे पास R के लिए। अब R भी चूंकि पॉलीएटॉमिक है तो इसके लिए हमारे पास आएगा सबसे पहले इसका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन 2 पाई m R KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर, और इस सारे की पावर 3/2। फिर इसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन 8 पाई स्क्वायर IR KT डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। फिर इसका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस H न्यू बाय KT। फिर डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास आएगा RH का। तो RH भी एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी तीनों किस्म के
पार्टीशन फंक्शन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन 2 पाई m r h k t डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 इनटू रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन 8 पाई स्क्वायर i r h k t डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और इसका वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू ओवर के टी और फिर सेकंड क्यू आर प्राइम का इसके सारे पार्टीशन फंक्शन। तो उसका पहला पार्टीशन फंक्शन हमारे पास ट्रांसलेशन होगा 2 पाई m r प्राइम के टी डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन 8 पाई स्क्वायर i r प्राइम के टी बाय h स्क्वायर और वाइब्रेशनल 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस h न्यू बाय के टी और इस सारे के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाय आर टी। अब इसमें होगा क्या कि जो मास ऑफ आर प्राइम एच है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ आर एच के। ठीक है, सपोज मास ऑफ आर प्राइम एच है हमारे पास 1000, तो मास ऑफ आर प्राइम एच सपोज आर प्राइम इज इक्वल टू आर के साथ हमने एक CH2 ग्रुप का इजाफा कर दिए, तो आर प्राइम एच क्या हो जाएगा, इससे 14 यूनिट ज़्यादा तो 1014। तो ये जब इससे बहुत ज़्यादा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली हम इक्वल कंसीडर करते हैं आर प्राइम एच और आर एच को। तो चूँकि मास ऑफ आर प्राइम एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ आर एच है 2 पाई के टी एच स्क्वायर पावर भी 3/2, तो ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जो आर प्राइम एच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा आर एच के, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर या रिड्यूस में ऐसे कर लिए तो म्यू आर स्क्वायर, चूंकि म्यू सेम है मैथ सेम है तो आर स्क्वायर तो वैसे ही बाउंड लेंथ तो सेम होती है, तो इसका आई और इसका आई दोनों इक्वल हो जाएंगे। 8 पाई स्क्वायर के टी एच स्क्वायर ये भी सेम है तो ये भी पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, ये वाइब्रेशनल वाली पूरी टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह मास ऑफ आर भी मास ऑफ आर प्राइम के ऑलमोस्ट इक्वल हैं। सपोज सिर्फ एक CH2 ग्रुप हमने इजाफी ऐड की है, आर का मास हमारे पास सपोज 10,000 था और उसके साथ अगर एक CH2 और लगाए तो 10,014 होगा, तो कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं होता। इन दोनों को हम ऑलमोस्ट इक्वल कंसिडर करते हैं, तो 2 पाई के टी एच स्क्वायर दोबारा एक जैसी, तो ये पूरी टर्म्स कैंसिल। इसी तरह आई आर और आई आर प्राइम इक्वल थे तो ये भी दोनों टर्म्स कैंसिल और ये वाइब्रेशनल वाली टर्म भी कैंसिल, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ माइनस डेल्टा ई ओवर आर टी। लेकिन डेल्टा ई कौन सा है, एच के लिए, क्योंकि अभी हम आर एच का पढ़ रहे हैं तो डेल्टा ई एच ओवर आर टी। अब इसी तरह अगर हम डी के साथ देखें के एच की वैल्यू हमारे पास सिर्फ डेल्टा एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई एच ओवर आर टी आया है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आइसोटोप को, एच की बजाय हम डी कर दें तो आर डी प्लस आर प्राइम और एब्स्ट्रैक्ट होके बनेगा आर प्राइम डी प्लस आर। तो इसके लिए अगर हम दोबारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो के सी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू आर प्राइम डी क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर डी क्यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई ओवर आर टी। लेकिन डेल्टा ई कौन से, अब डी के लिए, ठीक है, डिसोसिएशन अब आर डी की हो रही है तो ये प्रोटॉन के लिए हमने ई एच लिखा था और इसके लिए हम ई डी लिख लेते हैं ताकि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब दोबारा प्रोडक्ट्स में आर प्राइम डी है और आर है, आर प्राइम डी भी पॉलीएटॉमिक है, आर भी पॉलीएटॉमिक है, दोनों में ट्रांसलेशनल मोशनल भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा और वाइब्रेशनल मोशन भी होगा। तो तीनों पार्टीशन फंक्शन हम लिखेंगे तो के सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर प्राइम डी के लिए पहले इसका ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन 2 पाई एम आर प्राइम डी के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और इस सारे की पावर 3/2, फिर इसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन 8 पाई स्क्वायर आई आर प्राइम डी के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, फिर इसका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी। फिर इसका जो सेकंड था क्यू आर वाली टर्म, तो क्यू आर के लिए भी सारे इसके तीनों पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। क्यू आर के लिए क्या होगा, उसका
सबसे पहले ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन 2πmr के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और इस सारे की पावर 3/2। फिर इसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन 8π स्क्वायर आई आर के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। फिर इसका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई आर डी के तीनों पार्टीशन फंक्शन 2πmr_d के टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर 3/2। ये इसका हो गया ट्रांसलेशनल। फिर इसका रोटेशनल आएगा 8π स्क्वायर आई आर डी के टी बाई एच स्क्वायर। फिर इसका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी। इसी तरह से क्यू आर प्राइम के लिए इसके तीनों पार्टीशन फंक्शन, तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल 2πmr प्राइम के टी बाई एच स्क्वायर और इस सारे की पावर 3/2। फिर इसका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन 8π स्क्वायर आई आर प्राइम के टी बाई एच स्क्वायर। फिर वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी और इस सारे के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाई आर टी। इसमें सारा सेम होगा कि मैस ऑफ आर प्राइम डी ऑलमोस्ट इक्वल टू मैस ऑफ आर डी, तो ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह आर प्राइम डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑलमोस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर डी के इक्वल होगा, तो ये दोनों टर्म वापस में कैंसिल हो जाएंगी। वाइब्रेशनल वाली टर्म वापस में कैंसिल हो जाएगी। मैस ऑफ आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर प्राइम होगा। ये टर्म्स कैंसिल, ये टर्म्स कैंसिल, ये टर्म्स कैंसिल और आखिर पे हमारे पास बचा क्या, सिर्फ एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डी ओवर आर टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया, जो हमने पहला रिएक्शन लिखा था जिसमें प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन हो रही थी, उसमें हमारे पास आया था कि के एच इक्वल है किसके, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई एच ओवर आर टी के इक्वल, और के डी हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई टी ओवर आर टी के इक्वल। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो के एच ओवर के डी हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, एक्सपोनेंशियल, ये वाली सारी टर्म ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस डेल्टा ई एच ओवर आर टी मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल, ये इधर माइनस थी पावर तो पावर प्लस ई डी ओवर आर टी हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। के एच ओवर के डी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1 ओवर आर टी कॉमन ले लो, 1 ओवर आर टी कॉमन ले लो, ई डी माइनस ई एच। अब हम आइसोटोप का इफेक्ट देखने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, एनर्जीज चाहिए। बाकी सारी टर्म्स आपस में वो पार्टीशन फंक्शंस कैंसिल हो जाने हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कौन कौन सी, कि आर और टी तो वैसे ही कांस्टेंट होंगे, ई डी और ई एच में चाहिए। अब हम इसमें आगे 2-3 केसेस स्टडी कर लेते हैं। सपोज हमारा पहला केस है, इस इक्वेशन को मैं साइड पे करके लिख लेता हूं कि जो हमारा के एच बाई के डी है ये इक्वल है एक्सपोनेंशियल ई डी माइनस ई एच ओवर आर टी के इक्वल। अब हम केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 1 ऐसा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कोई भी ले लेते हैं, लेकिन उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है कि जिसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लोअर होगी और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स उससे हाइयर होगी। मीन ये हमारी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है, अगर ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर देखें, इस साइड पे टाइम है, रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है और इस साइड पे हमारी एनर्जी है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि हमने पहले लिया एक आर एच का मॉलिक्यूल, आर एच का मॉलिक्यूल और आर प्राइम के साथ रिएक्ट करवा के उसकी एब्स्ट्रैक्शन बनी और प्रोडक्ट बने आर प्राइम एच प्लस आर। तो पहले हमारे पास प्रोटॉन के साथ बॉन्ड था आर एच का, तो सपोज उस बॉन्ड की 0 पॉइंट एनर्जी थी हमारे पास ये वाली, ये 0 पॉइंट एनर्जी किसकी है, ई आर एच, या अगर शॉर्ट लिखें तो हम इसे ई एच कर देते हैं या ई आर एच ही रह देते हैं। और इस साइड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसकी 0 पॉइंट एनर्जी बॉन्ड, क्योंकि इसमें तो बॉन्ड है ही नहीं तो इसे तो इस तरह से डिनोट नहीं करेंगे, तो आर प्राइम एच की बॉन्ड एनर्जी होगी, तो ये हमारे पास ई आर प्राइम एच की 0 पॉइंट एनर्जी है।
अब अगर हम लें दूसरा रिएक्शन जिसमें हमने आर डी को स्टडी किया था, आर डी प्लस आर प्राइम गोज टू आर प्राइम डी प्लस आर, तो उस केस में चूंकि आर डी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, मीन इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी लो होती है, हमने पहले भी देखा था, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये सपोज इसकी ई आर डी की जीरो पॉइंट एनर्जी थी और इस साइड पे जीरो पॉइंट एनर्जी किसकी आएगी, आर प्राइम डी की, ई आर प्राइम डी। तो पहला रिएक्शन हम वो वाला स्टडी करते हैं जिसमें इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, जो ई आर एच और ई आर डी के दरमियान डिफरेंस है, ये इक्वल है ई आर प्राइम एच और ई आर प्राइम डी के डिफरेंस की। मीन जितनी एनर्जी इस यहाँ पे चेंज हुई, आर एच से आर प्राइम एच में जाने के लिए जो भी एनर्जी चेंज हुई, सपोज हम इसे ई एच का नाम देते हैं, उतनी ही एनर्जी चेंज हुई है ई आर डी से आर प्राइम डी में जाने में। ठीक है, सपोज अगर इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को बनने में 3 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने से आर डी से आर प्राइम डी बनने में भी 3 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी लगी है। मीन ई डी इक्वल है, इसे अगर हम ई डी से डिनोट करें तो ई एच इक्वल है ई डी के। ठीक है, मीन अगर ये 3 था तो ये भी 3, दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, हम अपनी इक्वेशन में जाते हैं कि ई डी और ई एच दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। सपोज ये 3 माइनस 3 होगा तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। जब एक्सपोनेंशियल 0 होगा, e की पावर 0, तो ये 1 के इक्वल होगा। मीन के एच ओवर के आर, के एच ओवर के डी इज इक्वल टू 1। डिसोसिएशन ऑफ आर एच इज इक्वल टू डिसोसिएशन ऑफ आर डी। दोनों रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट है, सेम है, इक्वल है डिसोसिएशन का। मीन अगर जीरो पॉइंट एनर्जी जितनी आर एच की चेंज हुई है उतनी ही आर डी की भी चेंज हो, तो उस पे आइसोटोप में का इफेक्ट नहीं होगा। आइसोटोप हम रिप्लेस कर भी दें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा था पहली टाइप का रिएक्शन। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप का रिएक्शन। पहली टाइप का रिएक्शन क्या हुआ कि अगर जीरो पॉइंट एनर्जीज दोनों की इक्वली चेंज होंगी, अगर इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी में 3 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आया है और आर डी की एनर्जी में भी 3 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आया है, तो उस केस में हमने देखा कि आइसोटोप को रिप्लेस करने के बाद भी रेट कांस्टेंट है। मीन यहाँ से क्या आएगा, के एच इज इक्वल टू के डी, के एच इज इक्वल टू के डी। दोनों की डिसोसिएशन का रेट सेम है। आइसोटोप चेंज करने से इस डिसोसिएशन के रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। जो दूसरा रिएक्शन है, दूसरे रिएक्शन में हम देखते हैं कि सपोज हमारे प्रोडक्ट्स का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या बोला कि हमारे प्रोडक्ट्स का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मीन जो हमारा आर एच था प्लस आर प्राइम गोज टू आर प्राइम एच प्लस आर। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने का मतलब ये है ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, या फिर आर डी प्लस आर प्राइम गोज टू आर प्राइम डी प्लस आर, तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस। तो उस केस में क्या होगा, हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लेंगे, इस तरह का रिएक्शन हम ले लेते हैं। ये वाला आर एच का बॉन्ड शार्टर हो गया, ये वाला बॉन्ड लॉन्गर था, ये वाला बॉन्ड शार्टर हो गया प्रोडक्ट्स में। तो सपोज जो आर एच का जीरो पॉइंट एनर्जी लेवल था वो यहाँ पे था, और आर प्राइम एच का ई आर प्राइम एच और ये ई आर एच है। तो प्रोडक्ट का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने का मतलब ये है कि अब जीरो पॉइंट एनर्जी चेंज हुई, और जब भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो डी का इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा। मीन एच के साथ ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया आर का, जिस भी रीजन की वजह से हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब डी पे इफेक्ट और भी ज्यादा होगा। सपोज यहाँ से इसकी अगर एनर्जी का डिफरेंस आया है टोटल
हमारा 4 किलो जूल पर मोल। तो आर डी का सपोज चूँकि इसकी एनर्जी लोअर होती है, तो ये सपोज एनर्जी थी आर डी की। तो अब यहाँ पे जाते हुए बॉन्ड जब स्ट्रांगर होगा तो आर डी का और भी ज़्यादा स्ट्रांगर हो जाएगा, तो ये ई आर प्राइम डी। अब क्या है कि चूंकि ये वाला डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कम था, यहाँ पे ज़्यादा, मीन आर प्राइम डी की 0 पॉइंट एनर्जी ज़्यादा लो हुई है, इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हुआ और एनर्जी ज़्यादा लो हुई। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ई आर डी और ई आर प्राइम डी के इक्वल, ये इस डिस्टेंस से कम होगा। सपोज ये 4 था तो ये 3 किलो जूल पर मोल हो गया। ठीक है, सपोज अब क्या है कि ये वाला डिफरेंस ज़्यादा हुआ है ना, ये 1 किलो जूल पर मोल था, तो सपोज अब ये वाला डिफरेंस उतना ही है। पहले कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस अगर पहले था 5 किलो जूल पर मोल, तो अब भी यहाँ से यहाँ तक का 5 किलो जूल पर मोल ही है। ये 5 किलो जूल पर मोल ही है, लेकिन उसमें से 3 किलो जूल पर मोल ये है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बढ़ा है, पहले 1 किलो जूल पर मोल था, अब ये 2 किलो जूल पर मोल हो गया। सपोज मीन आर प्राइम डी की एनर्जी ज़्यादा लोअर हुई है एज कम्पेयर टू आर प्राइम एच। ये दोनों एक दूसरे के दूर चले गए हैं। तो इस केस में क्या है कि ये जो आर डी और आर प्राइम डी के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है, इसे अगर हम डिनोट करें ई डी के साथ और इसे हम डिनोट करें ई एच के साथ, तो अब क्या होगा कि ई एच ग्रेटर है ई डी से, मीन ई एच ग्रेटर है ई डी से। तो उस केस में क्या होगा कि स्मॉलर टर्म माइनस ग्रेटर टर्म, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में, एक्सपोनेंशियल सपोज -2 आते। ठीक है, तो इसे हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 1/एक्सपोनेंशियल 2, तो इसका आंसर 1 से ग्रेटर होता है, तो मीन के एच और के डी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। के एच डिवाइडेड बाई के डी इज लेस देन 1, या फिर के एच इज लेस देन के डी। मीन अब के एच की डिसोसिएशन कम होगी एज कंपेयर टू के डी, मीन ये वाला रिएक्शन फास्टर होगा। और ये वाला रिएक्शन फास्टर इसलिए है क्योंकि ये देखो कि 0 पॉइंट एनर्जी इसका ज़्यादा लोअर हो रहा है, मीन यहाँ पे डिफरेंस पहले ज़्यादा था, यहाँ पे डिफरेंस कम था। सॉरी, यहाँ पे डिफरेंस कम था, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हुआ है। ई आर डी की एनर्जी आर प्राइम डी में जाने में ज़्यादा लोअर हुई है, आर प्राइम डी मीन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में क्या होगा, चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं है, एंडो के लिए एनर्जी से एब्जॉर्ब करनी होती है, तो स्टार्ट में जो एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंट होगी उसे यूज़ करके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जब कम हो जाएगी तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करे, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कम होगी एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कम होगी एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम आर एच और आर डी के लिए इक्विलिब्रियम को देखेंगे, तो चूंकि आर एच की फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसकी एनर्जी हाइयर है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, तो मीन इसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा कि आर डी वाली वैल्यू, चूँकि हमने आगे भी देखा कि जो के एच है वो लेस देन के डी है, तो मीन ये वाला रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा, तो इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे। सपोज ये वाला हमारा रिएक्शन था, ये इसका हाफ पॉइंट है, तो अगर हम जनरली इस रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसके इक्विलिब्रियम हाफ से लेफ्ट साइड पे होगा। लेकिन लेफ्ट साइड पे आगे के एच का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन ज़्यादा लेफ्ट पे होगी और के डी की कम होगी। ठीक है, क्योंकि के डी की फॉर्मेशन के लिए कम एनर्जी चाहिए, आर प्राइम डी की फॉर्मेशन के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो कम एनर्जी चाहिए तो मैं उतनी ही एनर्जी यूटिलाइज करके ये ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। आर प्राइम एच के कम प्रोडक्ट्स बनेंगे, आर प्राइम डी के ज़्यादा बनेंगे। तो जब प्रोडक्ट्स आर प्राइम डी के ज़्यादा, तो मीन इसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो इसकी इक्विलिब्रियम राइट तरफ होगी और इसकी लेफ्ट तरफ होगी। अब क्या होगा कि अगर हम एच को
आर एच में रिप्लेस कर देते आर डी के साथ, तो चूंकि डी की इक्विलिब्रियम राइट की तरफ है तो आर एच को आर डी में कन्वर्ट करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन फेवर करेगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को, और रिएक्शन इस साइड पे शिफ्ट होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड वाली साइड पे। अब हम तीसरा केस स्टडी करते हैं। तीसरा केस ऐसा है कि उसमें यहाँ पे डिफरेंस कम होगा प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे डिफरेंस ज़्यादा होगा। मीन जो डी के साथ बॉन्ड है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड पे ज़्यादा स्टेबल होगा और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कम स्टेबल होगा। उस केस में क्या होगा, हम लेंगे दोबारा एंडोथर्मिक रिएक्शन ही, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं। इसकी डायग्राम थोड़ी सी और होगी क्योंकि अब रिएक्टेंट्स में बॉन्ड शार्ट होना है, ये रिएक्टेंट्स में बॉन्ड शार्ट और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास आर एच का बॉन्ड था वो कन्वर्ट हुआ सपोज इस आर प्राइम एच में, जो इन दोनों की 0 पॉइंट एनर्जीज, और जो डी का बॉन्ड है चूंकि हमने देखा कि रिएक्टेंट्स में अब वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आर डी की 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे वो कम स्टेबल है, तो 0 पॉइंट एनर्जी थोड़ी सी हाइयर होगी आर प्राइम डी। ठीक है, मीन अब इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, इन दोनों में डिफरेंस कम है, और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये आर प्राइम से आर डी से आर प्राइम डी में जाने के लिए एनर्जी है। तो सपोज ये हमारे पास है 4 किलो जूल पर मोल। तो जो आर एच से आर प्राइम एच में जाने के लिए एनर्जी है, क्योंकि आर एच यहाँ पे हाइयर है तो इस केस में एनर्जी 4 से कम होगी, क्योंकि ये डिफरेंस कम है। तो सपोज ये टोटल डिफरेंस है 5 किलो जूल पर मोल, तो 5 में से 4 ये था, ये 1 था। तो अब यहाँ पे चूंकि इस डिफरेंस से कम ज़्यादा डिफरेंस है, तो सपोज 2 किलो जूल पर मोल है, तो क्योंकि यहाँ से डिफरेंस यहाँ तक का 5 है, तो 2 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ऊपर 3 किलो जूल पर मोल बचेगा। तो अब आर एच से आर प्राइम एच में जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और आर डी से आर प्राइम डी में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मेन जो ई एच है वो ई डी से क्या है, स्मॉलर है। ई एच स्मॉलर है, ई डी लार्जर है, तो लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, प्लस ई की पावर सपोज +2 आ जाता है हमारे पास। तो अब इसका आंसर प्लस में आएगा, और जो के एच ओवर के डी है, के एच ओवर के डी वो ग्रेटर देन 1 होगा, या के एच ग्रेटर होगा के डी से। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो मैंने आपको पहले से बताया था सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम हाफ से लेफ्ट साइड पे होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। सपोज इस साइड पे प्रोडक्ट्स हैं, इस साइड पे रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स के ज्यादा क्लोज होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन अब लेफ्ट साइड पे आगे एच और डी के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन किस साइड पे होगी, क्योंकि के एच ग्रेटर है, तो के एच का मतलब ये है कि जो एच के प्रोडक्ट्स हैं आर प्राइम एच ज़्यादा है, आर प्राइम डी कम है। तो के एच ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसकी इक्विलिब्रियम रिलेटिवली राइट साइड पे होगी आर प्राइम एच की, और जो आर प्राइम डी है या आर डी है वो लेफ्ट साइड पे होगा ज़्यादा। ठीक है, तो मीन आर डी ज़्यादा लेफ्ट साइड पे होगा, आर एच ज़्यादा राइट साइड पे होगा। तो अगर हम एच को आर एच में एच को रिप्लेस कर दें आर डी से, तो आर डी की वजह से रिएक्शन वापस जाएगा, मेन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और ये रिएक्टेंट्स की तरफ ज़्यादा आएगा। रिएक्टेंट्स की तरफ ज़्यादा आने का मतलब यह है कि चूंकि आर डी का बॉन्ड, मैंने बताया कि आर डी का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा ऑन रिएक्टेंट साइड, और इस साइड पे कम स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी 0 पॉइंट एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी कम है, मीन ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब है कि ज़्यादा स्ट्रांगर बॉन्ड है आर डी में एज कम्पेयर टू आर प्राइम डी। ठीक है, तो इस सारी डिस्कशन से हमें क्या पता चला, इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चला कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में जब भी हम हैवियर आइसोटोप को एंटर करेंगे रिएक्टेंट्स में, मीन लाइटर आइसोटोप को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हैवियर से, तो हमारा रिएक्शन किस साइड पे शिफ्ट होगा, जिस साइड पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, क्योंकि
हैवियर आइसोटोप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को फेवर करती है। मीन हमारी सारी डिस्कशन का जितना भी हमने इक्विलिब्रियम आइसोटोप इफेक्ट पढ़ा है उसका निचोड़ ये है, उसकी समरी ये है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में लाइटर आइसोटोप को हैवियर आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जिस साइड पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। जैसे हमने पिछले रिएक्शन में देखा था कि हमारे प्रोडक्ट का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर था, तो उस केस में हमने जब RH को RD में कन्वर्ट किया था, H को D से रिप्लेस किया था, तो हमारी इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हुई थी। मीन RD की इक्विलिब्रियम राइट साइड पे थी, जहाँ पे RD की थी ये RH की थी। लेकिन जब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हुआ तो RD की इस साइड पे आ गई, RH की उस साइड पे चली गई। मेन इक्विलिब्रियम उस बॉन्ड के ज़्यादा नज़दीक होगी जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है व्हेन वी सब्स्टिट्यूट हैवियर आइसोटोप फॉर ए लाइटर आइसोटोप। उल्टा हो गया, इफ वी सब्स्टिट्यूट लाइटर आइसोटोप फॉर ए हैवियर आइसोटोप, कि जब किसी लाइटर आइसोटोप को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी हैवियर के साथ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड।